नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। मणिपुर के चंदेल में सेना के काफिले पर हमला, 20 जवान शहीद, 11 घायल। रक्षा मंत्री सुरक्षा हालात पर गृह मंत्री और सेना प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ हुई बैठक में की चर्चा। मैगी नूडल्स की बिक्री पर गुजरात और जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में पाबंदी, केंद्र ने मांगी सभी राज्यों से रिपोर्ट। एफएसएसआई को व्यापक जांच नतीजे का इंतजार, दूसरे ब्रांड भी शक के दायरे में। मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी पर तनातनी के बीच शरद यादव का दावा, बिहार में जेडीयू आरजेडी कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे चुनाव। मांझी की शर्त, मेरे साथ के लिए नीतीश तो नाता तोड़ने डाल दिया। मानसून का बड़ा इंतजार, अगले 48 घंटे में केरल तट पर देगा दस्तक। सरकार का दावा, कम बारिश से खाद्यान्न उत्पादन पर नहीं पड़ेगा असर। और सीमा विवाद पर चीन का दोहरा रवैया, एलसी पर आचार संहिता बनाने की मांग, पीओके में आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण को ठहराया जायज। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर के चंदेल जिले में आज सुबह उग्रवादियों के हमले में सेना के 20 जवान शहीद हो गए। उग्रवादियों के घात लगाकर किए गए इस हमले में 12 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। राजधानी इम्फाल में लगभग 80 किलोमीटर दूर 6 डोगरा रेजिमेंट के गश्ती दल पर यह हमला सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। उग्रवादियों ने हमले में शक्तिशाली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल किया। घायल जवानों को सेना के विमान से रांची के लिए ले जाया गया और उग्रवादियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। इस बीच दिल्ली में गृह मंत्रालय ने इस मसले को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और सेना प्रमुख जनरल दलवीर सिंह सुहाग के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हमले को भारी हथियारों से सुनियोजित तौर पर अंजाम दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस हमले की निंदा की है। हमले की जिम्मेदारी फिलहाल किसी भी संगठन की ओर से नहीं ली गई है। इस ट्रेजेडी को हम लोग बहुत गंभीर से लिया है, क्योंकि हमारे इतने 20 जवानों की जानें चले गए हैं। हम लोग उम्मीद करते थे कि शांति बहाल होगा, लेकिन कुछ लोग शांति नहीं लाना चाहता है, तो इस तरह का घटना हो रहा है। काफ़ी मॉडर्न वेपन, आपका जो रॉकेट फायर हुआ है, इस तरह का बड़ी हथियार का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए इसको सारा को सिचुएशन को देखना पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार मजबूती से लड़ रही है और आतंक को करारा जवाब दिया जा रहा है। उसमें ये बलिदान हुआ है, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। Condemn this action that valuable lives of our jawans are lost in this, and whoever is responsible for this, I condemn this, and the government should handle this situation with all its seriousness. और मणिपुर के इस ताजा घटनाक्रम पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं प्रकाश सिंह जी, जो कि पूर्व डीजी हैं बीएसएफ के। प्रकाश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सुनना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, अब तक भले ही आधिकारिक तौर पर किसी भी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली हो, लेकिन एक बार फिर शक की सुई पीएलए ग्रुप पर ही ठहरती है जाकर। आपकी नजर में किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम दिखता है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर देखा जाए तो साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में 2014 में 2013 की अपेक्षा 80% अधिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। कहने का मतलब ये कि नॉर्थ ईस्ट को अगर समग्रता से देखा जाए, मणिपुर में तो उतनी ज्यादा घटनाओं में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लगभग 2014-13 में करीब करीब बराबर रही है, पर कुल मिलाकर नॉर्थ ईस्ट में जो स्थिति है वो 2014 में चिंताजनक रही है। और मणिपुर में जो समस्याएं हैं, देखिए मणिपुर में सबसे बड़ी समस्या गवर्नेंस की है। वहाँ गवर्नेंस बहुत पुअर है। कुछ वर्ष पहले तो मणिपुर को फेल्ड स्टेट कहा जाता था। अब खैर मणिपुर की गाड़ी पटरी पर आ रही है, परंतु फिर भी मणिपुर के हालात तो
इस मायने में बहुत खराब हैं कि सबसे ज्यादा उग्रवादी संगठन अगर किसी प्रदेश में सक्रिय हैं तो वो मणिपुर में है, और कहा जाता है करीब 28 उग्रवादी संगठन वहां सक्रिय हैं। और ये उग्रवादी संगठन पहले तो खैर स्वतंत्रता की बात करते थे, अलग अस्तित्व की बात करते थे, अब इन्होंने केवल लूट खसोट हिंसा करके अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने का इनका लक्ष्य होता है, और उस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में इनका वर्चस्व रहे, इनका एक तरह से इनकी हुकूमत रहे, और ये जहां चाहे जितना चाहे लूट सकें। तो अब ये घटना ऐसे किसने की है कहना बहुत मुश्किल है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है खापलांग ग्रुप ने किया होगा क्योंकि उन्होंने यूनिलैटरली अपने सीज फायर से अपने आप को हटा लिया था। कोई कहता है कि NSCN-IM का हाथ हो सकता है, कोई कहता है PLA का। तो ये सब तो देखिए कयास लगाने की बात है, गेस वर्क है। अभी तो जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाएगा तब तक कुछ कहना मुश्किल है। परंतु मेरा कहना है कि मणिपुर में कुल मिला के हाल। जी सर, कंटिन्यू कीजिए आप। जी, मैं कह रहा था मणिपुर में कुल मिलाकर हालात जो हैं वो चिंताजनक है। एक तरफ तो मैंने कहा गवर्नेंस बहुत पुअर है, दूसरी तरफ पॉलिटिशियंस का मिलिटेंट से या उग्रवादी संगठनों से जो गठजोड़ है वो एक बड़ी भारी चिंता का विषय है। कुछ वर्ष पहले, हालांकि काफी समय हो गया, करीब 10 साल हो गए, आर्मी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री ने करीब 15 मिलियन रुपए उग्रवादी संगठनों को दिए थे, इत्यादि इत्यादि। वो बातें पुरानी हो गई, पर ऐसा नहीं कि वो बातें खत्म हो गई। गठजोड़ अभी भी बना हुआ है। एक तरफ तो भारत सरकार से पैसा लेते हैं, दूसरी तरफ कुछ न कुछ उनका समझौता उग्रवादी संगठनों से भी रहता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या जिस तरीके से इस बार सरकार कह रही है डेवलपमेंट के लिए, केंद्र सरकार ये कह रही है कि वहां पर सख्ती के साथ निपटा जाएगा और पूरी तरह से जब तक सफाया नहीं होता हमलावरों का तब तक वहां से सुरक्षा बलों को वापस नहीं लिया जाएगा, कुछ इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। आपको लगता है कि इससे पहले की जिस तरह की पॉलिसीज थी उसमें कुछ, मैं कहूं कि मेजर बदलाव की जरूरत है अगर इस इलाके को इस तरह की आतंकी गतिविधियों या हिंसक गतिविधियों से दूर रखना है? तो देखिए, बदलाव की आवश्यकता है तो है, परंतु अभी तक केवल हम अच्छे बयान जरूर सुन रहे हैं, और प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री जो बातें कहते हैं उससे एक मन में विश्वास जगता है कि शायद हालात में सुधार आएगा। परंतु जहां तक नीतियों का सवाल है, अभी नीतियों में कोई ऐसा विशेष बदलाव ऐसा दिख नहीं रहा है, और आंतरिक सुरक्षा का जो ढांचा है अभी भी उसमें कोई विशेष बढ़ोतरी हुई है या उसमें कोई शक्ति का संचार हुआ है, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था हमारी आज भी करीब करीब वैसी ही है जैसा कि विरासत में इस सरकार को मिला था। जी। तो ये एक चिंता का विषय है। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमेशा हमारे सबसे बड़ी चिंता ये रही है कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं की कभी भी ठीक से समझ नहीं थी। इस सरकार में कम से कम ऐसा नहीं है, और रिजिजू साहब हैं जो नॉर्थ ईस्ट के ही हैं, तो कम से कम उनको समस्याओं की जानकारी अच्छी है। पर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, कितना वो उनकी बात सुनी जाती है, कितना वो कर पा रहे हैं, अब उसके बारे में मेरी जानकारी भी नहीं है और मेरा टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। फराज सिंह जी, क्या तो पूरे इलाके में मैं कहूं कि देखिए इस तरीके से आज की जो घटना हुई है, चंदेल इलाका म्यांमार सीमा से करीब, क्या यहाँ पर आतंकी संगठनों का या फिर इस तरह के उग्रवादी संगठनों का सक्रिय होना सीमा पार से कुछ, मैं कहूं, मदद है, या फिर जो आपने कहा कि एक पॉलिटिकल नेक्सस जो है इस पूरे इलाके में दिखता है वो एक ज्यादा बड़ी गंभीर समस्या है? देखिए, इस घटना से हमें फिर म्यांमार बॉर्डर के बारे में फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये घटना म्यांमार बॉर्डर के पास हुई है। अब इस समय सौभाग्य से हमारा बांग्लादेश सीमा से जो हमारी समस्या थी बहुत पहले से बहुत सरल हो गई। ऐसा तो नहीं कि खत्म हो गई हैं, परंतु पहले की अपेक्षा उसमें काफी सुधार हुआ है, और इसके लिए हमें बांग्लादेश सरकार का अनुग्रहित होना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत सारे आतंकवादियों को, कुछ को तो गिरफ्तार करके हमें दे दिया, कुछ को मजबूर किया कि आप जाइए भारत सरकार को सरेंडर करिए। तो इससे बांग्लादेश की सीमा से तो हमारी समस्याएं सरल हो गई, पर म्यांमार से हमारी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, और इसके बारे में सरकार कुछ अजीब ढुलमुल रवैया अपना रही है। बॉर्डर पे हमारे कोई मतलब सिक्योरिटी अरेंजमेंट है ही नहीं, और जो परंपरागत तरीका चला रहा है कि 20 किलोमीटर तक तो बर्मा से या म्यांमार से भारत में और भारत से म्यांमार में एक हेड लोड लेकर कोई भी जा सकता है, उसमें कोई रुकावट नहीं हो सकती। ये कुछ पुरानी व्यवस्था चली आ रही है। मेरे ख्याल में इसको फिर से
इसमें नजरिया बदलने की जरूरत है। और हाल में ये सुना गया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को म्यांमार सीमा की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। अब वो किस वजह से ये कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है, और मैंने सुना कि असम राइफल्स ही उसकी सुरक्षा करेगी। असम राइफल्स ऐसे बहुत अच्छी फोर्स है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, परंतु असम राइफल्स का जो इथॉस है वो दूसरा है। वो बॉर्डर पे कभी नहीं रहते हैं, वो बॉर्डर से काफी हट के उनके कैंप्स होते हैं, और वो असम राइफल्स मुख्य रूप से काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स ज्यादा है बजाय इसके कि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। जी। तो मेरे ख्याल में बीएसएफ को जो लगाने की बात हुई थी उस पर गंभीरता से पुनर्विचार की जरूरत है, और उस सुझाव को जो फिलहाल अबेंडन कर दिया गया है कि नहीं बीएसएफ नहीं गार्ड करेगी, शायद उसमें पैसे की कमी हो रही थी। मेरे ख्याल में पैसे की कमी उसमें है नहीं। मैं ऐसा सुझाव दे सकता हूं कि बिना ज्यादा पैसा खर्च किए भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पे गार्ड कर सकती है। ऐसे साधन नहीं बल्कि इच्छा शक्ति दिखानी होगी किया जाए, और बीएसएफ को लगाकर इस समस्या से थोड़ा सा छुटकारा फिर मैं कहूं कि कंट्रोल करने की कोशिश होती है। प्रकाश सिंह जी, वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और बहुत ही अहम पहलुओं को हमारे सामने रखा। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। भारत की तरह कोरिया भी था उपनिवेश। आजादी के बाद उसका भी हुआ विभाजन। उसने भी झेले भीषण युद्ध। लेकिन कैसे विकसित देशों की जमात में खड़ा हो गया दक्षिण कोरिया, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट कोरिया के सबक, गुरुवार रात 10:30 बजे और शुक्रवार सुबह 10:30 बजे। जनता परिवार के विलय में हो रही देरी के बीच जेडीयू प्रमुख शरद यादव ने कहा है कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। सुलह की कवायद में आरजेडी जेडीयू के नेताओं के बीच मुलाकातों का दौर भी जारी है। उस बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव के सामने बातचीत के लिए नीतीश से अलग होने की शर्त रख दी है। बिहार में गठबंधन पर तमाम कयासों के बीच शरद यादव ने साफ किया है कि जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। शरद यादव ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ बनने वाले मोर्चे में एनसीपी और दूसरी पार्टियां भी साथ आएंगी। देश में वोट का बंटवारा हुआ, बिहार में जो हुआ, इसलिए ये मर्जर हमने घोषित किया है। यदि उसमें कोई दिक्कत आएगी तो गठबंधन होना चाहिए, इसी में प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल गठबंधन पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि नीतीश ये कहने से नहीं चूक रहे कि आगामी चुनाव में बिहार की जनता बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाली। दरअसल जो कुछ भी है ये राजनीतिक लाभ लेने के मकसद से एक पैकेजिंग कर रहे हैं कि फिर से बिहार के लोगों को झांसा दिया जा सके। लेकिन मैं भाजपा के नेताओं को बता देना चाहता हूं कि इस बार बिहार के लोग झांसे में नहीं आएंगे। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती है आग पर। पूर्व जेडीयू नेता जीतन राम मांझी की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों के बीच आरजेडी प्रमुख लालू यादव उन्हें अपने साथ लाने के पक्ष में हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा है कि पहले लालू प्रसाद यादव नीतीश से नाता तोड़े, तभी वो बातचीत को तैयार होंगे। हमको कोई पता नहीं, दोनों का स्वार्थ अलग अलग है, लेकिन जहां तक हमारी बात है हम पहले कर चुके हैं। लालू जी यदि हमसे बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले नीतीश कुमार से समर्थन वापस लीजिए, अब वापस लेकर के विधानसभा में उनको गिराइए, चीफ मिनिस्टर पद से हटाइए, उसके बाद हम बात करेंगे। बिहार के आला बीजेपी नेताओं का मानना है कि आरजेडी जेडीयू के साथ आने से एनडीए गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और राज्य में बीजेपी की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। हम तो कह रहे हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे कि सोनिया गांधी, लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़े, इससे ज्यादा बेहतर स्थिति हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि लोगों ने लालू यादव के 15 साल के राज को देखा, कांग्रेस को देखा है और 2.5 साल नीतीश कुमार को देखा है। इस बीच आरजेडी चुनाव के पहले मुख्यमंत्री उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं करने के रुख पर कायम दिख रही है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस मसले पर जेडीयू नेता रमाई राम के बयान का समर्थन किया है। रमाई राम ने नतीजों के बाद नेता के चयन की बात कही थी। नीतीश कुमार जी के वरिष्ठ मंत्री हैं वो, तो उन्होंने जो अभी हाल में बयान दिया ठीक बयान है, मैं सहमत हूं उनसे। सीटों के बंटवारे और गठबंधन पर सहमति बनाने की दिशा में बुधवार को आरजेडी नेता भोला यादव ने नीतीश से मुलाकात की। मुख्यमंत्री उम्मीदवारी के पेच के बीच नीतीश पार्टी विधायकों और सांसदों से रायशुमारी में जुटे हैं। पार्टी के मुताबिक 17 जून तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद ही गठबंधन की रूपरेखा पर कोई फैसला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद के बाद आम आदमी पार्टी ने अब दिल्ली के पूर्ण राज्य का मुद्दा उठा दिया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के रास्ते में रोड़े अटका रही है। इस बीच पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग पर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से आलोचना के घेरे में आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से समर्थन जरूर हासिल हुआ है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए और बिना पूर्ण राज्य का दर्जा मिले दिल्ली का किसी तरीके से कोई विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली के पास पूरे अधिकार नहीं है अपने तमाम मसलों को सुलझाने के लिए। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार एक बार फिर केंद्र के साथ टकराव के मूड में है। इस बार दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस ताजा कदम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने तीखा पलटवार किया है। विजन कोई है नहीं, पहले कभी वो ताकत में रहे नहीं, तो उनको मालूम नहीं हमें क्या करना है, तो उन्होंने सीधा रास्ता चुना टकराव का। भारतीय जनता पार्टी उनको उकसाती है, वो भी गलत है, और आप पार्टी वाले उनकी चालों में फंसते जा रहे हैं। जो दिशा उनकी दिल्ली के विकास की तरफ होनी चाहिए थी वो नहीं है, वो सिर्फ लड़ाई झगड़े में पड़े हुए। जिस प्रकार से कॉन्फ्रंटेशन के एटीट्यूड के साथ दिल्ली की सरकार काम कर रही है, विरोध करके धरना करके काम कर रही है, संविधान के विपरीत काम कर रही है, ऐसे में तो किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं हो पाएगा। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारियों की तैनाती और तबादलों को लेकर पहले ही विवाद जारी था। उस पर भ्रष्टाचार निरोधी संस्था एसीबी में बिहार के अधिकारियों की नियुक्ति से नया विवाद पैदा हो गया है। लेकिन केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कहते हुए गेंद वापस उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के पाले में डालने की कोशिश की है। केजरीवाल ने ट्वीट में कहा, हमने दिल्ली पुलिस से लगभग 1 महीने पहले कुछ अधिकारी मांगे थे और हमें उम्मीद है कि उपराज्यपाल इस बारे में दिल्ली पुलिस को निर्देश जारी करेंगे। हम दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना चाहते हैं और उम्मीद है कि इसमें केंद्र सरकार का साथ जरूर मिलेगा। केजरीवाल भले ही बीजेपी और कांग्रेस की आलोचना के घेरे में हो, लेकिन उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भरपूर साथ मिल रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने वहां करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो में पुलिस अधिकारियों की सेवा ली है और केंद्र सरकार उसमें अड़ंगा डाल रही है तकनीकी बात खड़ा करके। यानी करप्शन के खिलाफ जो अभियान है केजरीवाल सरकार का, उसमें बाधा डालने के लिए सब प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि दिल्ली में नियुक्तियों के बारे में जारी गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन का मामला अदालत में लंबित है, इसलिए बेहतर यही होगा कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाएं। I think both sides need to understand the constitutional balance and respect that balance instead of creating confrontation on each issue. The central government can advise the state government that very well you want these people, we will examine the possibility, the feasibility of being able to appoint them on deputation. हालांकि दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का मामला भले ही अब फिर उठा हो, लेकिन ये मांग वर्षों पुरानी है और सभी दलों ने चुनाव के दौरान इसी मुद्दे पर वोट भी जुटाए हैं। विशाल दहिया के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार के 1 साल के कामकाज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों को लेकर कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा ने आज एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए के विकास के दावों पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी ने आनंद शर्मा के आरोपों को हताशा भरा बयान करार दिया। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने एनडीए सरकार के 1 साल के कार्यकाल को दिशाहीन बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि वास्तविक स्थिति इससे कहीं अलग है। The Prime Minister of India says for the first time, a Prime Minister is being welcomed
For the first time, America president comes. For the first time, the Australian Prime Minister will come. For the first time, India is being recognized on the world stage. Is he trying to say that this great country did not exist before 16th May 2014? बीजेपी ने आनंद शर्मा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में मिली हार को कांग्रेस भुला नहीं पा रही है। आज भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसको देश के लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो देश के लिए जीता है, जो देश के लिए काम कर रहा है। और कांग्रेस ऐसे प्रधानमंत्री पर इस तरह का बयान देकर पूरे देश का अपमान कर रही है कांग्रेस। एनडीए सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अलग अलग समाचार एजेंसियों को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने 1 साल में देश में आर्थिक मोर्चे पर बेहतर हालात की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मैगी नूडल्स में घातक रसायनों की पुष्टि के बाद आज गुजरात और जम्मू कश्मीर में भी मैगी की बिक्री पर 1 महीने के लिए पाबंदी लगा दी गई। तमिलनाडु में भी मैगी को 3 महीने के लिए बैन कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने अब इस बारे में सभी राज्यों से रिपोर्ट तलब की है, जिसके आधार पर वो आगे की कार्रवाई करेगी। इस बीच FSSAI की प्राथमिक जांच में मैगी में घातक रसायनों की पुष्टि हुई है और अब सभी दूसरे ब्रांड के नूडल्स भी जांच के दायरे में आ गए हैं। केरल, दिल्ली, उत्तराखंड के बाद अब गुजरात और जम्मू कश्मीर सरकार की जांच में भी मैगी में घातक MSG और लेड की मात्रा निर्धारित सीमा से ज्यादा पाई गई है। गुजरात और जम्मू कश्मीर में मैगी नूडल्स की बिक्री पर 1 महीने की पाबंदी लगा दी गई है और दूसरे नूडल्स की भी जांच की जा रही है। अभी टेस्ट कर रहे हैं, अगर किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का अनसेफ खाद्य पदार्थ मिलेगा तो उसके सामने भी इसी प्रकार की कड़क कार्रवाई गुजरात सरकार करेगी। केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि सभी राज्यों से जांच रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को NCDRC को सौंप दिया गया है। वो कोर्ट उसमें हियरिंग करेगा। हियरिंग करने के बाद जो FSSAI हैं या जो FSSAI सब स्टेट के गवर्नमेंट से रिपोर्ट तलाश रही है। इस बीच गुरुवार को दिल्ली में खाद्य सुरक्षा और मानक संस्था FSSAI की केंद्रीय समिति की बैठक हुई। FSSAI ने कहा कि इस मामले में 1-2 दिनों में सभी राज्यों के फूड कमिश्नर अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देंगे। इस बैठक में शामिल उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का कहना था कि जांच चुनिंदा नमूनों की बजाय व्यापक होना चाहिए। 2 जगह की वैलिड रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, दिल्ली और केरला की। बाकी जो रिपोर्ट्स आई उनमें खामियां थी। उन फूड सेफ्टी कमिश्नर्स को ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो प्रॉपर रिपोर्ट्स बनवा के हमें भेजें, उसमें 2-3 दिन लगेंगे। लेकिन ये इशू एक सैंपल के ऊपर इतना इशू हुआ है, कंपनी के लिए भी फेवरेबल नहीं है और कंज्यूमर का मिसलीडिंग हो रहा है। लेकिन आई डोंट थिंक साइड ऑफ एनी बिग कंपनीज आल्सो दे मेक इट ऑल क्लेम्स। इस बीच राजस्थान, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी जैसे कई और राज्यों ने भी मैगी नूडल्स के नमूनों की जांच के आदेश दे दिए हैं। कानपुर और मुरादाबाद जैसे शहरों में लोगों ने मैगी नूडल्स के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। मौसम विभाग का मानना है कि 1-2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के तट पर दस्तक दे सकता है। आकलन के मुताबिक शुक्रवार को मानसून की पहली बारिश हो सकती है। इससे पहले मौसम विभाग ने 30 मई को मानसून के केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था। हालांकि इस बार मानसून को लेकर मौसम विभाग के अनुमान बेहतर नहीं है। IMD का अनुमान है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले 88% बारिश ही हो पाएगी। इन आशंकाओं के बीच केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने देश को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि कम बारिश के चलते घबराने की जरूरत नहीं है और सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खाद्यान्न की पैदावार पे बहुत असर पड़ने वाला है या उसकी उपलब्धि पे पड़ने वाला है, ये नहीं है। पिछले साल काफी कम थी, उसके बावजूद भी ओवरऑल बहुत बढ़ोतरी नहीं थी, लेकिन बहुत छोटी अंश में थोड़ी सी बढ़ोतरी थी। तो इस साल मैं उससे बेहतर सिचुएशन देखता हूं। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने कहा है कि सरकार नदी जोड़ परियोजना के प्रति गंभीर है और इसका विरोध उचित नहीं। उन्होंने माना कि नदी जोड़ परियोजना की लागत 5.60 लाख करोड़ से बढ़कर 11 लाख करोड़ हो गई है, लेकिन संसाधन जुटा लिए जाएंगे। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की 1 साल की उपलब्धियों का लेखा जोखा देते हुए उमा भारती ने कहा कि सरकार की पहल रंग ला रही है और अक्टूबर 2016 से इसके नतीजे सामने आने लगेंगे।
कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु सरकार से मुख्यमंत्री जे जयललिता के केस की सुनवाई के दौरान हुआ सरकारी खर्च चुकाने को कहा है। गौरतलब है कि कर्नाटक ने जे जयललिता के आय से अधिक संपत्ति केस की सुनवाई का खर्च 5 करोड़ 11 लाख रुपए बताया है। इस केस की सुनवाई बेंगलुरु हाईकोर्ट में हुई थी। गौरतलब है कि पिछले महीने बेंगलुरु हाईकोर्ट ने इस मामले में जे जयललिता को बरी किया था। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का भी फैसला लिया है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर स्थिति साफ करने की भारत की मांग को नकार दिया है। चीन ने इस मामले को लेकर आचार संहिता और समझौते की बात कही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आर्थिक कॉरिडोर के निर्माण को भी उसने जायज बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के उप महानिदेशक डी हुआंग शिलियान की तरफ से एलएसी पर विवादित बयान आया है। हुआंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर आचार संहिता पर समझौता होना चाहिए। चीन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बरास्ता इलाके में 46 अरब डॉलर के आर्थिक गलियारे की अपनी परियोजना को भी जायज ठहरा रहा है। चीन ने इस परियोजना को आजीविका से जुड़ी परियोजना बताया है। पिछले महीने चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा का मुद्दा उठाया था। मामले को हल करने की दिशा में उन्होंने एलएसी को स्पष्ट करने की बात कही थी ताकि सीमा पर उल्लंघन की स्थिति न बने। चीन ने दक्षिण चीन सागर में भारत के तेल उत्खनन का भी विरोध किया है। उसने इसे विवादित क्षेत्र बताया है। हालांकि पिछले महीने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने तेल खनन को लेकर चीन के ऐतराज का कड़ा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, जबकि चीन का ऐतराज गैर वाजिब है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कारोबारियों की प्रतिनिधि संस्था एसोचैम ने बांग्लादेश के साथ कारोबारी रिश्ते बढ़ाने की हिमायत की है। एसोचैम ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध ज्यादा मजबूत होंगे। एसोचैम ने कपड़े और कपास के अलावा दूसरे क्षेत्रों में कारोबारी संबंध बनाने की जरूरत पर जोर दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री 6 जून को बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। जल्द ही बीएसएनएल के ग्राहक अपने मोबाइल फोन से खरीदारी कर सकेंगे। कंपनी एयरटेल, वोडाफोन जैसी टेलीकॉम कंपनियों की तरह एम वॉलेट सर्विस लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने भारतीय स्टेट बैंक और आंध्रा बैंक के साथ करार किया है। विश्व बैंक तमिलनाडु की शहरी विकास परियोजना के लिए करीब 2480 करोड़ रुपए का कर्ज देगा। इसका इस्तेमाल पेयजल और नाली व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन और परिवहन जैसे शहरी विकास के कामों में किया जाएगा। चीन में यांगत्सी नदी में चीनी क्रूज बोट की डूबने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। बचाव दल 370 लापता यात्रियों को निकालने की कोशिश कर रहा है। करीब 500 लोगों को ले जा रहा ये 4 मंजिला जहाज सोमवार को एक भयावह चक्रवात में फंसकर उलट गया था। दक्षिण कोरिया में अब तक 35 लोग मर्स वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिण कोरिया में वायरस के प्रकोप को देखते हुए आज 700 स्कूल बंद कर दिए गए। वायरस की वजह से हजारों लोगों ने अपनी यात्राएं रद्द कर दी हैं।